हेलो दोस्तों, आज की कहानी का टॉपिक है सुहागन एक धोखा, दर्द भरी कहानी। रेखा की मां का देहांत हुए कुछ ही समय बीता था कि उसके पिताजी उसके लिए दूल्हे की तलाश में निकल पड़े। रेखा के एक करीबी रिश्तेदार ने एक लड़का उनको बताया रेखा की शादी के लिए। अब रेखा के पिता ने उस लड़के और उसके परिवार की कोई खोज खबर नहीं करी, बस तुरंत रिश्ता तय कर दिया और कुछ समय बाद उसकी शादी भी कर दी। रेखा बहुत भोली भाली लड़की थी। अब शादी के बाद रेखा डोली में बैठकर ससुराल पहुंची। वहां उसका कोई खास धूमधाम से स्वागत नहीं किया गया। रेखा को ससुराल में कदम रखते ही उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे ही रेखा के पति ने घर में कदम रखा, गठजोड़ी को फेंककर अपने रिश्तेदारों व दोस्तों के पास चला गया। रेखा के पति का नाम सुमित था। सुमित की एक चाची बेचारी रेखा को एक कमरे में ले गई, वहां उसे बिठा दिया। दोपहर को 1-2 बजे वह डोली ससुराल पहुंची थी। अब शाम के 8 बज चुके थे। सर्ज विदा हो गया था। चंदा का आगमन हुआ। रेखा को किसी ने पानी तक नहीं पूछा, ना ही कोई उसके पास आकर बैठा। बेचारी शर्माई घबराई सी चुपचाप कमरे के बाहर देखती रही। रिश्तेदारों की विदाई हो रही थी। कई रिश्तेदार अभी रुक गए थे, कुछ रवाना हो गए थे। अब फोटोग्राफर आया। उसने कहा, मुझे दुल्हन के कुछ फोटोग्राफ निकालने हैं, आप दुल्हन को तैयार कर दीजिए। तब रेखा की बड़ी नंद आई और उसको तैयार होने के लिए बोल गई। तभी रेखा की सास ने उस कमरे में प्रवेश किया और अपनी बेटी को संबोधन करके कहने लगी, इस बड़े बाप की बेटी से कह दे इसका मेरे घर में कोई काम नहीं, क्योंकि इसके पिता ने हमें लाखों रुपए दहेज में नहीं दिए। इसे मेरे घर में रहना है तो अपने अमीर बाप से लाखों रुपए लाकर दे देगी। उन रुपयों से हम मेडिकल स्टोर खोल देंगे रेखा के देवर के लिए। रेखा मन ही मन बहुत डर गई थी। बेचारी सोच रही थी, ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ उसका पति सुमित अभी तक उसके पास नहीं आया था। कुछ अटपटा लग रहा था मुझे उसे, मगर वह करती भी तो क्या। चुपचाप तैयार होकर बैठ गई। फोटोग्राफर ने कुछ फोटो निकाले। अब उस फोटोग्राफर ने सुमित को भी बुला लिया था। मन मन से बैठ गया, एक फोटो निकलवाई और फिर उठकर वापस अपने रिश्तेदारों की महफिल में जा बैठा। अब दुल्हन को सुहाग सेज पर ले जाया गया। काफी देर बाद रेखा की नंद पकड़कर सतीश को कमरे में लाए। कमरे में आकर सुमित चुपचाप बेड पर आकर लेट गया। रेखा से कुछ नहीं बोला। रेखा सब कुछ देख रही थी। अब कुछ देर बाद सुमित ने कड़कते हुए रेखा से कहा, अब ये तेरा नाटक खत्म कर, लाइट बंद कर दे, जाकर मुझे नींद आई है। रेखा उठी और लाइट बंद करके आई। अब रेखा की नींद तो पूरी तरह से उड़ गई थी। ऐसे ही रेखा लेट रही। सुबह के 5 बज गए थे। रेखा ने देखा घर के लोगों की आवाज आनी शुरू हो गई थी। रेखा ने सोचा वह लेटी रही तो ससुराल वाले ना जाने क्या सोचेंगे उसके बारे में, इसलिए वह तुरंत उठ गई। सोचा जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाऊं। रेखा तैयार होकर बैठी थी। सब लोग भी तैयार हो गए थे। चाय पानी की व्यवस्था हो गई थी। अब सुमित भी उठ गया था। आस पड़ोस की महिलाएं बहू को देखने आई। रेखा को वहां ले जाया गया जहाँ सभी महिलाएं बैठी थी। रेखा सबने बहू को देखा और कहने लगी, बहू तो बहुत सुंदर है। सब सुमित को बधाई देने लगे और अरे बेटा, तुम बहू तो बहुत ही सुंदर लाए हो। शाम के समय पड़ोस में ही सुमित के एक दोस्त की शादी थी। वहां पर निमंत्रण आया हुआ था। रेखा की सुमित की माँ तैयार हो रही थी शादी में जाने के लिए। तब पड़ोस की महिलाएं कहने लगी, बहन जी, आज तो सुमित और रेखा को भेजो, शादी में नया जोड़ा है, इनको भेजना उचित रहेगा। सुमित को समझाकर भेजा। सुमित और रेखा को शादी में। अगले दिन सतीश ने बहाना बनाया कि उसकी ड्यूटी आई है, इसलिए 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अब रेखा ने चुप्पी तोड़ी और बोली, अभी तो हमारी शादी हुई है और आप जा रहे हो, मेरा मन कैसे लगेगा। तब सुमित बोला, क्या इतने साल से मेरे साथ ही बंदी बैठी थी। नाटक बंद कर चुपचाप अपने काम से काम रख। मेरे किसी भी काम में अपनी टांग मत अड़ाना, वरना तेरे बाप के घर भेज दूंगा। 2-3 दिन बाद सुमित आया। रात के 10 बजे थे। वह रेखा के पास नहीं आया और अपनी बहनों जीजों से बात करके बाहर वाले कमरे में ही सो गया। इधर रेखा को सुमित की आवाज सुनाई दी तो सोचने लगी, अभी सुमित कमरे में आएगा, मगर नहीं आया। अगले दिन सुबह रेखा के पियर से फोन आया कि उसके लेने भैया आज आ रहे हैं। रेखा मन में खुश हुई, चलो जब पियर जाऊंगी तब सुमित से मुलाकात कर लूंगी। अब शाम को रेखा के भैया आए। रेखा और सुमित को ले जाने पर सुमित की मां ने कहा, सुमित नहीं जाएगा, उसने मुझे कह दिया है कि मैं रेखा के संग नहीं जाऊंगा। रेखा के भैया ने सुमित से बात करी कि शादी के बाद दुल्हा और दुल्हन को संग जोड़े से ही जाना होता है, ऐसे में अकेली रेखा को कैसे ले जाऊं।
घर में सबकी डांट पड़ेगी। बहुत समझाने पर सुमित तैयार हुआ जाने को, मगर सुमित के माता पिता को अच्छा नहीं लगा सुमित का जाना। जब वे चलने लगे तो सुमित की माँ रेखा के भैया से बोली, देखो बेटा, तुम रेखा को ले जाने आए हो, रेखा को 15-20 दिन अपने घर रखना, जल्दी ही मत भेज देना। सुमित को कहा, तू कल ही वापस आ जाना। जब रेखा सुमित भैया के संग घर पहुंचे तब रेखा के परिवार के सब लोगों ने बहुत खुशी से सुमित का स्वागत किया। खूब खातिरदारी हुई सुमित की ससुराल में। उन्हें शहर के फेमस स्थलों पर घुमाने के लिए गए। ऐसे करते अगले दिन सुमित तैयार हो गया अपने घर वापस जाने के लिए। रेखा के पापा व परिवार वालों ने उसने रोकना चाहा, मगर नहीं रुका। अब रेखा की सहेलियां व पड़ोस की महिलाएं रेखा से मिलने आई और सबने कहा, रेखा के चेहरे पर खुशी नजर नहीं आ रही। शादी के बाद तो सब लड़कियां बहुत चहकने लगती हैं, मगर रेखा बुझी बुझी सी दिख रही है। रेखा ने मौका देखकर अपनी भाभी से सारी बात बताई, कैसे सुमित उससे कट्टे कट्टे रहे, कोई बात नहीं की। फिर रेखा की भाभी ने कहा, हो सकता है कोई बात हो, कई बार लड़कों की संगत गलत होती है, इसलिए तेरे संग ढंग से बात नहीं करी। 15-20 दिन होने पर रेखा को ससुराल जाना पड़ा। अब रेखा की कहानी में दर्द की घड़ी आनी शुरू हुई। सुमित अपनी मर्जी से घर आता, उसे कोई मतलब नहीं। रेखा भूखी बैठी इंतजार करती रहती। घर के सब लोग खाना खाकर सोने चले जाते। सुमित घर आता, रेखा गरम खाना बनाकर उसे खिलाती, खुद खाती। रसोई का काम खत्म करके कमरे में जाती, जब तक सुमित नींद ले चुका होता। इधर उसकी सास रोज ताने देती, खुशखबरी नहीं सुना रही, तेरे में कोई कमी है तो डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नए नए बहाने ढूंढकर रेखा को ताने मारने, लड़ाई झगड़ा करना उसकी सास का काम था। रोज लड़ाई झगड़ा रेखा का जीवन दुखों में गिर गया। जैसे तैसे करके सुमित रेखा से बोलने तो लगा, मगर उसका ध्यान नहीं था रेखा में, बस जैसी कोई मजबूरी में हो। अब रेखा को लगने लगा शायद सुमित उससे प्यार करने लगेगा, मगर एक दिन तो हद ही हो गई। जब सुमित रेखा के कहने पर वैष्णो देवी के मंदिर जाने के लिए रेखा से रुपए लेने आया तो उसकी सास का कलह शुरू, मौज मार, काम तेरा बाप करेगा। रेखा ने जल्दी से अपने कुछ रुपए सुमित को देकर आई और काम करने लगी, पर उसकी सास ने उसे धक्का दे दिया और कहने लगी, मेरी रसोई में पाँव मत रखना, समझी। रेखा मना करने पर भी रसोई में सफाई करने लगी तो उसकी सास ने उसे धक्का देकर रसोई से बाहर निकाल दिया। तब सुमित ने कहा, क्यों हल्ला मचा रहे हो, करने दो इसे काम। तब रेखा की सास ने कहा, हाँ, अब तू अपनी पत्नी का गुलाम बन गया। फिर सुमित बोला, इसमें गुलामी वाली कौन सी बात है, हाँ, मैं अभी इसे घर से निकलवाती हूँ। रेखा की सास तुरंत घर से निकल गई और अपनी बेटी जवाई को बुलाकर लाई। रेखा की नंदोई ने आकर सुमित को एक कमरे में ले गए और कमरे में सुमित, उसकी माँ, बहन, जीजा, चारों जने रेखा को कमरे में नहीं जाने दिया, कमरे को अंदर से बंद कर। अब रेखा को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। वह मन ही मन बहुत घबरा रही थी। 2 घंटे बाद रेखा की सास कमरे से बाहर निकल कर आई और रेखा से बोली, जल्दी से सबके लिए खाना बना दे। अब रेखा खाना बनाने लगी। खाना बनकर तैयार हो गया, मगर अभी भी सब कमरे के अंदर बैठे थे। कमरा अंदर से बंद था, लगता है कमरे में मीटिंग चल रही। लगभग 4 घंटे बाद कमरा खुला, अंदर से सब बाहर आए, मगर सुमित बाहर नहीं आया था। रेखा जल्दी से सबके लिए खाना परोसने लगी। सुमित को उसकी बहन बुलाने गई, तब सुमित आया। सबको खाना खा लिया। रेखा सबके झूठे बर्तन उठाकर साफ करके रसोई में चली गई। जब वह रसोई का सारा काम खत्म कर सुमित के कपड़े प्रेस करने जब रेखा सुमित के कपड़े प्रेस कर रही थी, तब सुमित आया और रेखा को घसीटते हुए बाहर आंगन में ले आया और बोल उठा, अपने कपड़े और जल्दी से पैक कर ले, तुझे तेरे बाप के घर छोड़कर आता हूँ। रेखा डर के मारे रोने लगी। अब सुमित की बहन ने सुमित को समझाया, ऐसा करेगा तो उसका बाप तलाक दिला देगा और दहेज सारा वापस लौटाना पड़ेगा, इस युक्ति लगाकर निकालना पड़ेगा। अभी रुक, थोड़ा समय मौका देखकर इसे निकालेंगे, तब सब इसे ही गलत कहेंगे। तब सुमित के दोस्त अपनी पत्नी सहित मिलने आया। उसके सामने सभी नायकी ढंग से पेश आए। रेखा से भी सुमित बहुत प्यार से बोलने लगा। सुमित रेखा को कहने लगा, देख भाग्यवान, तुझसे मिलने को कौन आए हैं। प्यार से रेखा का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले आया और उसे अपनी मित्र फैमिली के पास बिठाया। माँ से बोला, मम्मी इन सब के लिए नाश्ता ले आओ। सब नाटक चलता रहा।
तब तक सुमित के मित्र घर पर रहे। अब वह दिन आया जिस दिन टिकट थी वैष्णो देवी के मंदिर जाने की। सुमित के लिए मित्र भी अपनी पत्नी के संग ले आए थे। संग जाने के लिए सुमित, रेखा, सुमित के मित्रगण सब निकले यात्रा पर। यात्रा में सबने दर्शन किए। वापस लौटते समय कुछ दूर चलते ही सुमित के मित्र कहने लगे, हम आगे चलते हैं, तुम आराम से आते रहना, क्योंकि रेखा के पाँव में सूजन आ गई थी। उससे चलना मुश्किल हो रहा था। वह धीरे धीरे चल रही थी। अभी 2-4 कदम ही उसके मित्र चले होंगे, तभी सुमित भी रेखा को वहाँ बैठाकर कहने लगा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। मुझे लग रहा है कि दोस्त को चक्कर आ गया, उसे संभाल कर आता हूँ, तुम कहीं मत जाना, यहीं बैठी रह। सुबह 5-6 बजे की बैठी रेखा 10 बज गए। इतने घंटे बीत गए मगर सुमित नहीं लौटा। अब रेखा को डर लगने लगा और वह डर कर वहीं बैठी बैठी रोने लगी। आने जाने वाले सभी लोग रेखा को देख रहे थे कि क्यों रो रही है। फिर एक महिला ने हिम्मत करके रेखा से पूछा, बेटी क्यों रो रही हो, क्या तेरे साथ वाले तुझसे बिछड़ गए हैं? रेखा ने रोते रोते बोला, हाँ, मेरे पति मुझे यहाँ बैठा कर गए थे, बोल कर गए थे यहीं बैठी रहना, कहीं जाना मत। मैं उनके इंतजार में यहीं बैठी हूँ, पर वो अभी तक लौटे नहीं है और मेरे पास घर वापस जाने के लिए रुपए भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँगी? जिस होटल में ठहरे थे उसका अता पता भी नहीं मालूम। फिर उस महिला ने हिम्मत बंधाई और बोली, बेटी डर मत, यह माता का दरबार है, यहाँ किसी का बुरा नहीं होता। हो सकता है तुम्हारे पति सांझी छत में कमरे में आराम कर रहे होंगे। सांझी छत यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है, वहाँ जाकर तुम जो कमरे बने हैं उसमें देखना, माता रानी की कृपा से तुम्हें तुम्हारे पति मिल जाएंगे। रेखा ने हिम्मत करी और धीरे धीरे सांझी छत की तरफ चल पड़ी। कैसे तैसे वह सांझी छत पहुंची। वहाँ वह थोड़ी देर बैठकर आराम किया और हर आने जाने वाले को गौर से देखने लगी, कहीं शायद उसके पति तो नहीं इनमें से। कुछ आराम करके वह सांझी छत पर बने सब कमरों में झांक कर देखने लगी, पर उसे न तो सुमित कहीं दिखा था और न ही उसकी मित्र फैमिली ही नजर आई थी। अब रेखा बेचारी रोती रोती आगे चलने लगी और सोचने लगी, अब कहाँ जाऊँ, घर कैसे पहुँचूँ। फिर उसको याद आया, पापा के दिए गहने तो उसने पहन रखे हैं, उन्हें बेचकर घर लौट जाऊंगी। अब उसको चलते कुछ समय ही हुआ होगा कि उसे एक लड़की जो लगभग 18-20 साल की होगी, वह रेखा के संग चलने लगी। चलते चलते दोनों ने एक दूसरे को देखा और बात करने लगे। रेखा ने उससे पूछा, तुम अकेले कैसे आई, तुम्हारे संग और कोई नहीं? वह लड़की बोली, ना, मेरा सारा परिवार है मेरे संग। फिर रेखा ने पूछा, तुम अकेली कैसे आई? तब वह लड़की बोली, मेरे मम्मी पापा भैया भाभी सब लंगर खाने गए हुए हैं। अर्धकुमारी में तो रेखा ने पूछा, फिर तुम नहीं गई खाने लंगर? वह लड़की बोली, मैंने तो कभी खा लिया था लंगर, जब बना था तभी खा लिया था, पर लाइन बहुत बड़ी थी इसलिए भैया भाभी का नंबर नहीं आया, वे अब खाकर फिर आएंगे। ऐसे बात करते करते रेखा और वह लड़की कटरा के नजदीक पहुंच गए। तब रेखा ने उस लड़की से पूछा, तुम अब कहाँ जाओगी? तब वह बोली, मैं होटल में जाऊंगी। रेखा ने पूछा, तुम्हें तुम्हारे होटल का ध्यान है क्या? वह बोली, हाँ, मुझे यहाँ के सभी होटल की जानकारी है। रेखा उसने कहने लगी, मुझे तो इस होटल का नाम नहीं पता जहाँ मुझे जाना है। वह लड़की बोली, तुम चिंता मत करो, माता रानी है ना तुम्हारे साथ, तुम उनके दर्शन करके आई हो, जरूर तुम अपने होटल पहुँच जाओगी। इतना कहते ही वह लड़की गली की तरफ इशारा करके बोली, देखो तुम्हारा होटल तो आ गया। रेखा को तो पहचान में नहीं आ रहा था, इसलिए वह बोली, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कौन सा होटल है। तब वह लड़की बोली, तुम्हारा होटल वो सामने 2-3 होटल छोड़कर जो सामने दिख रहा है वही है। रेखा थकी हुई थी, उसे उतना भी ध्यान नहीं रहा कि एक अनजान लड़की को ठीक उसके होटल और उसके कमरे के बारे में सही ज्ञान कैसे हुआ। रेखा थोड़ा आगे गई, उसे समझ आ गया अपना होटल। फिर उसकी समझ में कुछ आया कि उस लड़की की तरफ देख, पता नहीं वह लड़की कहाँ गायब हो गई। रेखा ने होटल वाले से कमरे की चाबी मांगी। होटल वाले ने कहा, ऊपर आपके कमरे में गेस्ट नहाने धोने के लिए भेजे हैं, आपका कमरा खुला है, चले जाओ वहाँ। वहाँ पहुंचकर रेखा ने देखा उस कमरे में कुछ लोग तैयार हो रहे थे। काफी समय लगा उनको तैयार होकर नाश्ता पानी करने में। जब वे सब चले गए तो रेखा कमरे को बंद करके सो गई। रोते रोते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। शाम को एक लड़के ने आकर जोर से दरवाजा खटखटाया। बोला, मैडम, आपसे कोई मिलने आया है। रेखा ने सोचा किसी और का मेहमान होगा, उससे मिलने कौन आएगा। तभी कमरे की खिड़की से सुमित ने झांकते हुए दरवाजा खोल। रेखा खड़ी होकर दरवाजा खोल कर आई।
तब सुमित बेड पर आकर लेट गया। दोनों चुपचाप लेटे रहे। फिर एक महिला आई और रेखा से बात करने लगी। अब होटल वाला लड़का आया और बोला, साहब कमरा खाली करना है तो अभी कर दो, हमारे कस्टमर आए हुए हैं। सुमित ने कुछ दूरी पर एक कमरा देखकर वहां शिफ्ट कर लिया। रात को रेखा और सुमित खाना खाने गए और लौटकर कमरे में आकर सो गए। सुबह सुमित के मित्र आए, फिर सब मिलकर बाजार गए, खाना खाया, थोड़ा बहुत सामान खरीदा। रात को रेलगाड़ी पर सवार होकर वापस घर लौट आए। अब वैष्णो देवी से लौटे उन्हें कुछ ही दिन हुए थे कि बहुत बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें रेखा के परिवार वालों को बुलाया गया और योजना के तहत जो भी पहले से सोचकर प्लानिंग के अनुसार रेखा की ना जाने क्या क्या खामियां बताई जाने लगी। रेखा को घर से निकालने की पूरी तैयारी थी। रेखा के भैया, मौसी, चाचा सब आए हुए थे। रेखा को एक कमरे में बैठाकर उसके रिश्तेदारों को दूसरे कमरे में ले जाकर बंद करने वाले बताने लगे। मसलन रेखा ने यह किया, रेखा ने वो किया। तब सुमित रेखा को बुलाकर दूर एक कमरे में ले गया। वहाँ पीछे पीछे सुमित के पिता भी आए और कमरे में आकर बोले, तेरे शरीर पर जितने भी गहने हैं सब उतार कर यहाँ मेज पर रख दे। पर रेखा कहने लगी, कोई बात हुई क्या? इतने में सुमित गुस्से से रेखा से बोला, तेरे को एक बार बोला समझ नहीं आता, चुपचाप रख दे तेरे सारे गहने उतार कर। तब रेखा ने वे गहने उतारकर मेज पर रख दिए। पर रेखा को यह समझ नहीं आया क्यों उतरवाए गहने, जबकि ये सारे गहने रेखा के पिता ने दिए थे रेखा को। मगर रेखा ने उनके कहने पर सब गहने रख दिए और सुमित के पिता ले जाकर अब गहने रेखा के परिवार वालों के सामने रखकर बोले, ये देखो, अब आप ही खुद को ही देख लो, कितनी बदतमीज है तुम्हें बेटी, मेरे मुंह पर गहने मारकर फेंक दिए। फिर रेखा के चाचा को कुछ गड़बड़ लगा, इसलिए जब रेखा के ससुर उठकर उस कमरे में आए थे तो वे भी पीछे आए और कमरे के बाहर खड़े उन्होंने सब देखा सुना था, इसलिए वे बातों में नहीं आए। फिर दिन भर की बहस के बाद रेखा के रिश्तेदारों ने कहा, ठीक है, अभी तुम्हारे घर का माहौल गरमाया हुआ है, इसलिए रेखा को कुछ दिनों के लिए पियर भेज दो। अब रेखा के भैया को पियर ले गए। वहाँ रेखा के भैया भाभी रेखा के जाने के बाद भाभी के पियर चले गए, क्योंकि रेखा की भाभी की डिलीवरी होने वाली थी और अब वह अपनी माँ के पास जाकर डिलीवरी करवाना चाहती थी। इधर रेखा की तबीयत एकदम से खराब हो गई थी। आंखें बुरी तरह से सूज गई थी, पूरे शरीर में सूजन होने लगी थी। तो रेखा के पिता ने उसे अस्पताल में ले गए। वहाँ डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो वीपीआई की दवाई दी। अब अगले दिन रेखा की बड़ी दीदी कजिन आई और रेखा को देखते ही पहचान गई कि यह खुशखबरी है और उन्होंने दवा बंद करवा दी। इसके 3-4 दिन बाद ही सुमित वहाँ आया तो उसे खुशखबरी बताई। तब सुमित कहता, अभी घर नहीं जाना, कुछ दिन और यहीं रहो, जब पापा लेने भेजेंगे तब लेने आऊँगा। अभी तो किसी को घर में बताकर नहीं आया। सुमित के एक दोस्त के रिश्तेदार के यहाँ मिलने आए थे सुमित और उसका दोस्त, इसलिए वह घर आया था। अगले दिन सुमित वापस लौट गया। रेखा के भतीजा हुआ, उसकी खुशी में पार्टी रही। तब सुमित भी आया था और सबके समझाने पर रेखा को संग ले गया था। अब सुमित के माता पिता को एक काम से रिश्तेदारी में जाना था तो वे 8-10 दिन के लिए चले गए, मगर वापस आने के 1-2 दिन बाद ही वहीं लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और सुमित से कहा, इसे छोड़कर आ। सुमित उसके कहने पर छोड़ने चला गया। इस तरह रेखा की डिलीवरी होने तक वही रहा। रेखा ने कई बार फोन भी किया वापस जाने के लिए, मगर इस बार सुमित टाल देता। ना तो सुमित खुद फोन करता और ना ही लेने आता था। रेखा फोन करती कभी तो बस हाँ हूँ करके काट देता था। अब वह दिन आया जब रेखा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। तब सुमित आया था और उसी दिन बेटा पैदा होते ही वापस लौट गया। उसके बाद बहुत फोन करके रेखा की भाभी ने सुमित को बुलाया। तब सुमित डॉक्टर को की छुट्टी देते ही रेखा को संग ले आया। सबके समझाने पर वह नहीं माना। बोला, तुम्हारे फोन आते रहेंगे, छोड़ कर गया इसलिए साथ लेकर जाऊंगा। सुमित रेखा को लेकर आया तो सही, मगर उसके माता पिता ने रेखा के सारे सामान को उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। बोलने लगे, इसे क्यों लाया, वापस इसको छोड़ कर आ, यह हमारा घर है, यहाँ इसे हम रहने नहीं देंगे। सुमित ने बहुत समझाया कि मैं इसके परिवार वालों से जिद करके संग लाया हूँ, ऐसे में वापस अभी इसे छोड़ आऊँ, कुछ दिन रुको, मैं खुद छोड़ आऊँगा इसे हमेशा के लिए। मैं खुद इससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, मुझे नहीं रखना है इससे कोई रिश्ता। ये सब बातें रेखा सुन रही थी। उसे बहुत दुख हुआ और मन में ठान लिया, बहुत हुआ आगे झुकते, क्या अकेले मुझे ही गृहस्थी की जरूरत है, सुमित को नहीं है। पर वह बोली, मुझे अब यहाँ नहीं रहना, इसलिए सुमित को दोस्तों सबने तू किराए के मकान में रख दे इसे,
फिर सुमित का एक छोटा सा कमरा देख कर ले गया रेखा को वहां। यह सुमित की एक चाल थी, कोई रेखा से प्यार नहीं, पर रेखा हर तरह से समझौता कर लेती थी। उसे तो अपना घर बसाना था, चुपचाप मान गई। अब उसे किराए के मकान के पड़ोसी देखते थे छोटे बच्चे, और अभी तो इसका शरीर भी काम करने लायक नहीं। सास ससुर ने घर से निकाल दिया। बेचारी रेखा हिम्मत करके बच्चे को गोद में लेकर खाना बनाती। अभी बेटा मात्र 25 दिन का हुआ था। तब एक दिन सुमित की गर्लफ्रेंड का भाई आया सुमित से मिलने। वह आया क्या, उसे बुलाया गया था सुमित को समझाने की इसे छोड़ा और सुमित का विवाह वह कहीं और कर देंगे। जब वह सुमित की गर्लफ्रेंड का भाई आया तो सुमित उसे दूर ले गया, जहाँ से रेखा को वो सुनाई न पड़े। बहुत बातें हुई, दोनों में पूरी रात निकल गई बातों में उनकी। जब रेखा चाय नाश्ता देने गई तो रेखा के कानों में उनकी बातें पड़ी, जिसमें सुमित उससे रेखा को बहुत बुरी बता रहा था। कह रहा था बेकार कचरा गले पड़ गया, अब पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कमीनी पीछा ही नहीं छोड़ रही। इसका बाप बड़ा आदमी है, इसलिए सोच रहे हैं, नहीं तो कभी का धक्का मार के इसे घर से निकाल देता अपने जीवन से। फिर वो दोस्त बोला, इसलिए तो तेरी मम्मी पापा ने मेरी बहन को फोन किया था कि वो आगे सुमित को समझाए। सुमित उसकी कोई बात नहीं टालता, जो वह कहती वही करता। फिर मेरी बहन के कहने पर ही मैं आया हूँ, मुझे उसने ही भेजा है। अब रेखा को कुछ समझ आने लगा था कि क्यों सुमित उससे दूर भागता है, क्यों सब मिलकर रेखा पर झूठा आरोप लगाते हैं। पर बेचारी करती तो क्या करती, इसके माता पिता ने यही संस्कार दिए थे कि लड़की मायके से डोली में बैठकर जाती है और जब उसका अर्थी उठती है तभी वह ससुराल से विदा होती है। मगर ये कैसे लोग हैं, सभी कोई संस्कार नहीं, कोई धर्म नहीं, अब सब अपनी मनमानी करते। रेखा का है कौन उसकी बातें सुने, क्योंकि माँ तो उसकी कभी की दुनिया छोड़कर चली गई। कोई भी औरत अपनी माँ से ही दुख सुख बांट सकती है, दूसरा कौन है तो उससे दुख सुख का बांटे। वह कह भी तो किससे कहे, बेचारी हमेशा चुप रहती। जब सुमित उसी पूरी तरह मारता तो रो लेती। सुमित उसे बहुत बुरी तरह से पेश आता, उसके बाल पकड़ दीवार से सिर भिड़ा देता, जूतों से पीटता, इतना मारता कि कई कई दिनों तक उसके शरीर पर जूतों के निशान बने रहते, नील जम जाती शरीर पर। सब चुपचाप सहने के अलावा क्या करती। सुमित इससे भी नहीं चूकता, उसे बाल पगलों को पकड़कर घसीटते हुए गली में ले जाता, घर से बाहर लात मारकर फेंक देता और कहता, निकल जा मेरे घर से। और रेखा मार खा कर भी घर नहीं छोड़ती, अपनी पत्नी धर्म मर कर भी निभाने के लिए विवश थी। कोई भी नहीं चाहता कि रेखा वापस पियर में आ जाए, तलाक हो जाए, इसलिए हर जुर्म सहती रही, चीखती चिल्लाती। कभी आस पड़ोस के लोग छुड़ाने आते तो सुमित उस पर इल्जाम लगाते। पुरुष होता तो कहता, यह रंडी इसके साथ नाजायज संबंध रखती है, इसलिए यह तो छुड़ाने आएगा। महिला होती तो कहता, इसे तुम ही ले जा अपने घर। ऐसी रोज की लड़ाई मारपीट के चलते बच्चा बड़ा होता रहा। बच्चे के मन में भी जहर घोला जाता, तेरी माँ बुरी है, इसके साथ मत रहा कर नन्ही, नहीं तो तेरा जीवन खराब कर देगी, डायन है, खा जाएगी तुझे। अब बच्चे के मन में भी माँ से घृणा पैदा होने लगी थी। पर विधाता की लेख बेटे को एक असाध्य रूप ने घेर लिया, पिता के बुरे कर्मों को भोगने के लिए। फिर कोई भी उस बच्चे को देखने नहीं आया, संभालना तो बहुत दूर की बात है। माँ तो माँ होती है, माँ अपने लाल के लिए भागती, डॉक्टरों के चक्कर लगाती, दवाई की लाइन में घंटों भूखी प्यासी खड़ी रहती, हर तरह से कोशिश करती कि बच्चा बच जाए। माँ की मेहनत रंग लाई, कुछ भगवान ने उसकी सुनी। फिर वह बच्चा उस असाध्य बीमारी से बाहर आने लगा। तब उसे एहसास हुआ, जिस माँ को मैं दूसरों के कहने पे गलत समझता था, वही मेरे लिए कितना भागी है। अब वह माँ के दिल से पूजा करने लगा। अब उस माँ से दूर रहना बहुत बुरा लगने लगा। सुमित की छुपी दास्तान सब धीरे धीरे सबके सामने आने लगी। सबको पता चलने लगा कि सुमित रेखा को क्यों मारता पीटता था। सुमित ने अपनी गर्लफ्रेंड से रिलेशन बनाए हुए थे, उसकी वजह से वह रेखा को तंग करता था। आखिर वह दिन आ ही गया जब सुमित की गर्लफ्रेंड ने शादी के लिए मजबूर कर दिया। अब सुमित ने दवाइयों का सहारा लिया रेखा को मारने के लिए। वह उसके खाने पीने के सामान में चोरी से केमिकल मिलाने लगा। उसका असर रेखा पर होने लगा। रेखा पूरा दिन बेहोश रहती, उसे होश ही नहीं रहता क्या समय हो गया। इससे भी रेखा नहीं मरी तो अब उसने रेखा को तलाक के लिए तंग करना शुरू कर दिया। घर सामान नहीं लाता था, ना ही कोई खर्चा पानी घर पर देता। हार कर रेखा को तलाक के लिए कदम उठाने पड़े। अब रेखा और सुमित के रिश्ते की बलि का समय आ गया। जब रेखा कोर्ट में पहुंची, सुमित बहुत खुश था।
उसको लगा कि अब तलाक हो जाएगा, तो उसे रोज़ चोरी चोरी फिर रात बरात अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं जाना पड़ेगा। अब हम दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। इधर रेखा भी हार चुकी थी, उसकी हिम्मत भी टूट चुकी थी, क्योंकि वह अकेली संघर्ष कर रही थी। उसे लगता था शायद कभी सुमित के मन में उसके लिए प्यार जाग जाएगा, तब वह खुद पछताएगा, मगर यह नहीं जानती थी कि सुमित का प्यार वो नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है। इस कहानी का अंत मुझे समझ नहीं आ रहा। रेखा का तलाक के बाद जीवन कैसे गुजरेगा, क्या होगा? तलाक तो हो ही गया समझो, पर अंत समझ नहीं आया, इसलिए अभी ये कहानी अंतहीन है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी तो प्लीज़ ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।